हेलो एवरीवन, हरे कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां अच्छी हो गई होंगी अभी तक। तो हम आज फटाफट से रिवीजन देखेंगे चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 का, एक साथ ही अपलोड करूंगी। ओके, अब हमको लेट क्यों हुआ है? कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस, बट लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट राइट नाउ। आज मैं सोच रही हूँ एक आरटीपी भी अपलोड करने के लिए। आपने अभी तक अगर आरटीपी नहीं देखी होगी तो हम आरटीपी लॉ में, हम आरटीपी में देखेंगे कि कौन से एग्जामिनर के ट्रैप हैं, हम देखेंगे कि कौन से एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया गया है। अगर पूरी आरटीपी नहीं भी देखी है तो हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको मिल जाए, हर क्वेश्चन का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए, इतना मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 4 से। चैप्टर 4, 5, 6 तीनों के जो नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, आपको ये नोट्स वहां से मिल जाएंगे। चलो, चैप्टर 4 बात करता है शेयर कैपिटल और डिबेंचर के बारे में। सेक्शन 43 से 72 तक हम इसमें पढ़ते हैं। अभी शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स जो है मुझे आपको बार बार अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। बचपन मतलब कॉमर्स का बचपन, 11th और 12th से, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में हम पढ़ेंगे कौन कौन से कंसेप्ट रिलेट करते हैं शेयर से, और डिबेंचर में पढ़ेंगे डिबेंचर से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले शेयर और स्टॉक की डेफिनेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसको देखना है। तो शेयर क्या होता है? शेयर होता है एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, जो कंपनी लेती है और इंक्लूड करता है स्टॉक। देखो, अगर किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना है तो वो क्या करती है, एक कागज देती है जिसको हम शेयर बोल देते हैं। उस कागज से आपको मिलती है ओनरशिप। तो पब्लिक को वो कागज, ओनरशिप वाला कागज बेच के उनसे पैसा उठा लेते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ केस लॉ हैं जो डिफाइन करते हैं टर्म्स को। जो ये दो केस लॉ हैं, आपको इसको अच्छे से देखना है। अगर हम हमारे आंसर में केस लॉ को डाल देते हैं तो वट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के पास में। उसके बाद स्टॉक क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखो क्या होता है ना, इसको अगर मैं सिंपल बता दूं तो समझो, अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है तो सबसे पहले तो वो आपसे जो पैसा लेगी वो लेगी एप्लीकेशन मनी का, आप अप्लाई करते हो, या फिर वो ले लेगी फुल्ली पेड में। अगर आपने आधा ही पे किया है तो ठीक है। अगर फुल्ली पेड शेयर है तो इसको अपन बोल देते हैं स्टॉक। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत आसान है। मैम डेफिनेशन मन से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो डेफिनेशन है सेक्शन में दी हुई है, डेफिनेशन हमेशा एज इट इज लिखी जाती है। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। अब डिफरेंस बिटवीन क्या होता है स्टॉक और शेयर में? देखो, बहुत सिंपल है, आप इसको खुद से रीड कर सकते हो, नॉट अ रॉकेट साइंस, और ना ही ये एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा ये सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या बोलता है? आई होप आपको सारी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस, नाउ सेक्शन 43 क्या बोलता है? सेक्शन 43 बोलता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कौन कौन सी शेयर कैपिटल है? एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। चलो इसको अभी ही समझा देती हूँ। इक्विटी प्रेफरेंस सबको पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इक्विटी शेयर मतलब बेचारे गरीब शेयर वाले, जिनको ना लास्ट में, बिल्कुल आखिरी में रखा जाता है। मतलब आपको ओनरशिप मिल जाती है। अगर तुमने इक्विटी शेयर खरीदा मतलब तुम बन गए ओनर। तुमने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, तुम 100 रुपए के ओनर हो उस कंपनी के, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस मतलब हम क्या देते हैं, किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रेफरेंस मतलब इंपॉर्टेंस देना। अगर आपने किसी को इंपॉर्टेंस देना है तो आप हर चीज में इसको पहले रखते हो, ऐसा ही काम होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। यहां पर अब हम देखेंगे कि भाई जो इक्विटी शेयर है इसके साथ आपको क्या मिलता है? वोटिंग राइट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या मिलता है? डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज। डिविडेंड के लिए भी राइट मिलता है और वोटिंग के लिए भी मिलता है। कुछ प्रेफरेंस शेयर जो है वो राइट कैरी करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, उड़ जाती है हवा में, मतलब खत्म हो जाती है, तो उसमें भी प्रेफरेंस मिल जाती है। अब यहां पर बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर 4 इज द मोस्ट सिंपल चैप्टर। हाँ, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वो शेयर कैपिटल जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। वाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो वैसे शेयर कैपिटल जो कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स को कैरी करते हैं। अब ये प्रेफरेंशियल राइट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है ना, किसी भी कंपनी में हम जब शेयर्स खरीदते हैं तो सिर्फ इसके लिए नहीं खरीदते हैं कि यार आज 100 रुपए का खरीदा तो बाद में मैं इसको 200 में बेचूं। हो सकता है मुझे लॉन्ग टर्म में इस शेयर को अपने पास रखना हो, तब मैं क्या करती हूँ, देखो कभी भी अगर ये लॉन्ग टर्म वाली जो चीज होती है ना हमारे पास, हम इसमें क्या करते हैं ना, कभी भी इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं इसको 1-2 साल में बेच दूंगी, नहीं, मैं इसको 5-6 साल के लिए रखने वाली हूँ। तो 5-6 साल के लिए शेयर मुझे कुछ नहीं देगा, क्या देगा? कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट के क्या देती है? डिविडेंड। चैप्टर 8 के रिवीजन में हमने इसको देखा था। हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है, पैसा बचा तो
मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही इनके साथ वाइंडिंग अप पे भी होता है, आखिर में पैसा बचा तो तुमको मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। इवन अगर पैसा कम पड़ गया तो तुमको जेब से निकाल के देना पड़ेगा। प्रेफरेंस के साथ ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस को इंपॉर्टेंस मिलती है। ये वो है पसंदीदा औरत और पसंदीदा मर्द होता है ना, बस ये पसंदीदा शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी कंपनी के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको बस मेरा गला बच्चा है, आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो भाई कंपनी के पास पैसा हो या ना हो, अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो तुमको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा। वाइंडिंग अप के टाइम पे डिबेंचर्स क्रेडिटर्स को पैसा देने के बाद तुमको भी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले हो। इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, कुछ पसंदीदा होने के राइट मिलते हैं। पेमेंट ऑफ फिक्स डिविडेंड मिलता है। रीपेमेंट मिलता है कब? वाइंडिंग अप के टाइम पे आपने जितने के शेयर्स खरीदे थे उतना आपको पूरा रीपे कर दिया जाता है। कैपिटल जो है सॉरी कैपिटल को हम डीम करते हैं प्रेफरेंस कैपिटल और इसको पेमेंट मिलता है डिविडेंड का, और वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा भी मिलता है। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे किसी भी राइट में, अगर टर्म्स हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब देखो मैं प्रेफरेंस शेयर का अगर सिंपल सा आपको एक चीज बता दूं तो देखो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है इसको क्या क्या मिलता है? इसको वोटिंग का राइट भी मिलता है, इसको डिविडेंड का भी राइट मिलता है। अब डिविडेंड भी डिपेंड करता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ओके, और इसको वाइंडिंग अप के टाइम पे भी पैसा मिलता है। दूसरा, अगर जो आपके पास कोई शेयर कैपिटल है, मतलब अगर कंपनी में जो रिजर्व्स रखे हुए हैं इस रिजर्व पे भी किसका राइट होता है? प्रेफरेंस शेयर्स का राइट होता है। वाओ, कितने बढ़िया शेयर है, कुछ रिस्क नहीं। वाइंडिंग अप हो गया तो पैसा मिल जाएगा, डिविडेंड तो मिल ही जाता है, वोटिंग मिल जाती है, और हमारे शेयर और सरप्लस में भी हमको राइट मिल जाता है। अब डिविडेंड में दो चीज होती है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल कंपनी ने कुछ कमाया और कंपनी ने कुछ कमाया लेकिन इसमें डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, इस साल प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड नहीं दिया, सेकंड ईयर भी नहीं दिया, थर्ड ईयर भी नहीं दिया, फोर्थ ईयर में देना है, तो अगर क्यूमुलेटिव शेयर है, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा, तो आपको क्यूमुलेटिव 1 2 3 4 सालों का डिविडेंड एक साथ मिल जाएगा, दैट इज क्यूमुलेटिव, सिंपल। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब एक साल डिविडेंड नहीं मिला भूल जाओ, 2 साल नहीं मिला भूल जाओ, 3 साल नहीं मिला भूल जाओ, चौथे साल मिलेगा डिविडेंड तो सिर्फ चौथे साल का मिलेगा, पुराने 3 का इकट्ठा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो क्यूमुलेटिव शेयर्स जो हैं दैट इज क्यूमुलेटिव करके मतलब इकट्ठा करके डिविडेंड देना, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, अब जो मिल रहा है उसको रख लो, सिंपल। ओके, ये भी समझ में आ गया। देन वी हैव सिंपल से यही वाली दी हुई है। अच्छा, कैन अ कंपनी हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? नो। इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल? नो। ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल इज पॉसिबल बट ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि आप कोई भी कंपनी, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, इसको मार्क कर देती हूँ, मार्क कर दो, अरे तेरी 12 मार्क कर दिया। ओके, देखो क्या होता है ना, अगर आपको सिर्फ नो ओनली आपकी कंपनी में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऐसा नहीं चलेगा भाई, कोई मालिक भी तो होना चाहिए। असली मालिक इक्विटी शेयर वाला होता है, तो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों होगा, चलेगा। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है चलेगा, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं चलेगा। केस स्टडी बन सकता है, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। नाउ रूल 4 क्या बोलता है? इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब डिफरेंशियल राइट कुछ ऐसे इक्विटी शेयर जिनको ना कुछ अलग हक दिए हुए हैं, कुछ अलग राइट दिए हुए हैं। कैसे? देखो, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी का ऑथराइज करता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है हमारे जनरल मीटिंग में और उसको भेज दिया जाता है पोस्टल बैलेट के थ्रू, तो यहाँ पर वोटिंग पावर जो है शेयर का वो डिफरेंशियल राइट बन जाता है, लेकिन वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 76% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखो, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी ने, अब ये वाली जो कंडीशन है ना, आप लॉ में कहीं भी लिख सकते हो कि अगर कंपनी को अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना तो उसके लिए कंडीशन तो एग्जाम में यूं ही लिख देना कि वो उसने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में देर नहीं की हो, पहली चीज। दूसरा, डिफॉल्ट नहीं किया हो, किसमें? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके बाद की बोला भाई 4 दिन के बाद डिविडेंड देंगे और डिफॉल्ट कर दिया, डिविडेंड पे ही नहीं करा, ऐसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट करा था, अब मेच्योर हो गया, उसको पे करना है, उसमें
रिपेमेंट में देर नहीं करना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर रिडीमेबल थे, रिडम मतलब आज तो कंपनी ने तुमसे पैसा लिया, 5 साल बाद तुमको रिडीम कर दिया, पैसा वापस कर दिया, उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स, अरे भाई कोई भी अगर आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो किस किस में नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट? डिविडेंड में, डिक्लेयर डिविडेंड में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और मेच्योर डिपॉजिट के रिपेमेंट में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, नहीं तो अभी फ्रॉम पास्ट 15 डेज मेरे थ्रोट में बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया था। आई विल नॉट टेक द रिस्क दिस टाइम। फीलिंग थोड़ा सा गुड। कंपनी ने और भी कहाँ पे डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए? अगेन, टर्म लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ड्यूज विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की सैलरी डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए। दिख रहा है राइट? या डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग इन आईईपीएफ। आईईपीएफ क्या होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन जो हम फंड देखते हैं, हमने चैप्टर 8 में देखा था। आप देखना, अगर किसी ने डिविडेंड नहीं लिया है अपना, तो कंपनी क्या करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करती है कि इस फंड में इस पैसे को डाल दो, उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज, आप एम्प्लॉयज को ही पैसा नहीं दे रहे हो, उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसी लोन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंसेस डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंपनी इशू करती है कि है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट अप टू एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब कंपनी को पेनलाइज नहीं किया होना चाहिए, किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल ने लास्ट 3 साल में कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई होनी चाहिए। ओके, देन वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल नोटिस देगा जनरल मीटिंग में। ओके, कंपनी शिल नॉट कन्वर्ट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट टू द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब एक बार जो इक्विटी शेयर इशू हो गए उसको बाद में दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब डिफरेंशियल जो राइट्स होते हैं इसके साथ क्या एंजॉय करते हैं? सारे अदर राइट, मतलब बोनस राइट, राइट शेयर का जो राइट शेयर्स होते हैं उसके राइट भी आप एंजॉय करोगे। देन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43 कहाँ नहीं लगता? आईएफएससी पे नहीं लगता, और कंपनी, प्राइवेट कंपनी जहाँ पर एमओए और एओए ने प्रोवाइड करके रखा हो। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, अब क्या होता है ना, देखो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर लिया, अभी तो देखो अपना ग्रो आ गया, एंजल वन आ गया, जीरोधा आ गया, तो इसमें हमको फिजिकल शेयर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आई रिमेंबर माय फादर होल्ड रिलायंस के शेयर्स इन 2002। ओके, तो 2002 में क्या हुआ था ना, वो ऐसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, तो वो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उस सर्टिफिकेट पे डायरेक्टर्स के साइन होते थे, पूरी डिटेल्स होती थी आपके शेयर होल्डिंग की, उसी के बारे में यहाँ पे बात की हुई है। आप नॉर्मल इसको रीड कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, अब अगर आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, अगर ये प्रूफ हो गया कि आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया। अगर प्रूफ नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, कैसे पता चलेगा कि आपने कितना आपकी शेयर्स थे कि नहीं थे, कैसे पता चलेगा? ओके, आई होप यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ऑन द स्क्रीन बिकॉज द सेटअप इज डिफरेंट। ओके, ओके, आई थिंक या इट इज क्लियर। अब यहाँ पर आपको रूल्स को फॉलो करना है। अगर डुप्लीकेट के केस में, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के केस में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए कुछ बोलता है तो नहीं, आपको उनको फॉलो नहीं करना है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। डन। उसके बाद द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड कब? अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो विद इन 3 months, लिस्टेड है तो विद इन 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द कंपनी। ओके, अब यहाँ पर हाँ, आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? आपको अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो फॉर्म 2 करेंगे, कौन से प्लेस पे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे करेंगे, कस्टडी जो है वो बोर्ड आपको दे देगा। ओके, अ कंपनी में रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट टू द न्यू सर्टिफिकेट। यार कंपनी को ऐसा लग रहा है बहुत पुराने सर्टिफिकेट है, रिप्लेस करके नहीं दे सकती है। ओके, कंपनी चार्ज करेगी फीस एज बोर्ड में डिसाइड, लेस देन इक्वल्स टू 50, नो फीस अगर स्कीम सेंक्शन की है सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने। देखो अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेते हो तो कंपनी कुछ फीस चार्ज करेगी, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है या हाई कोर्ट ने बोले कि यार तुमको करना पड़ेगा, तो कंपनी आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं करेगी। डीमेट अकाउंट में भाई हमारे सारे शेयर्स के ट्रांजैक्शन का होता है डीमेट अकाउंट। मैम डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। आप कभी भी जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, इस पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो दैट इज कॉल्ड डीमेट अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर अगर कंपनी का इंटेंशन था कि फ्रॉड करना है, उनको फ्रॉड करना है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, अगर कंपनी का इंटेंशन है कि फ्रॉड करना है मुझे, तो क्या करेंगे? मिनिमम फाइन 5 times ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और मैक्सिमम 10 times हो सकता है या फिर 10 crore, विच एवर इज लेस। और
ऑफिसर इन डिफॉल्ट, OID मीन्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल होगा फॉर 447 कौन सा फ्रॉड का सेक्शन है। ओके अब रूल 5 और 1 क्या बोलता है, अगेन शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म कौन सा होता है 1, इसको प्रिजर्व करेंगे नॉट लेस देन 30 ईयर्स। अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको परमानेंटली इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर सरेंडर कर दिया तो आपको बोल्ड लेटर्स में लिखना पड़ेगा कि भाई सर्टिफिकेट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ताकि कोई और उसको यूज ना करे। उसके बाद सरेंडर सर्टिफिकेट जो है उसको डिस्ट्रॉयड कर देंगे आफ्टर 3 ईयर्स, पूरा डिस्ट्रॉयड कर देंगे बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करके। अब ये वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, देखो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ओके मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मार्क करके रखा है। मैम इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट कब आएगी, 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी सारे चैप्टर्स में जो जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे। ओके यहाँ पे देखो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पर आप लोग ना पूरा करो तो वर्थ नहीं होता, अगर आप उसको उसके इंपॉर्टेंट भी देख लोगे ना तो भी आपका काम बन जाता है। अब यहाँ पर वोटिंग राइट्स, अब वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, देखो वोटिंग राइट्स कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, बट शर्त है कि इसने कुछ भी MOA AOA और इन सब में लिखा होना चाहिए कि भाई अगर वो ही बताते हैं कि नहीं करना है तो नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर्स को राइट होता है वोट करने का, प्रेफरेंस शेयर को भी ये राइट मिल सकता है, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मिल सकता है। यहाँ पर अगर मिलता है तो पेड अप शेयर कैपिटल के रेशो में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है समझो 100 करोड़ और आपने ले रखा है 100 करोड़ अपने हाथ में, इनटू 100 जितना परसेंटेज आएगा उतने परसेंटेज का वोटिंग राइट आपके पास आता है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। इसको सिंपल रीड कर दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं आता। एक क्लैरिटी कॉर्नर्स भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको एक बार देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को अगर डिविडेंड नहीं पे किया हुआ है 2 साल या उससे ज़्यादा, तब भी उसको वोटिंग राइट मिलते हैं कंपनी में। ओके अब उसके बाद वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर, देखो 3/4 के रेशो में राइट ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर में बी चेंज्ड, ईदर रिटर्न कंसेंट दे दिया 3/4 वाले ने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। ओके आर्टिकल्स में भी आपको अनुमति दी गई है, आर्टिकल्स में भी आपको बोला गया है। ओके देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 52। मैं तो आपको ये पढ़ाना चाहूँगी, आप इन वाले सेक्शंस को नोट से सिर्फ रीड कर देना, नॉट मोर चांसेस, ज़्यादा चांसेस नहीं है। लास्ट टाइम जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट बताई थी हमारा 65 या 70% पेपर वहीं से था, मतलब अपनी एग्जामिशन तो पक्की हो ही रही थी। ओके नेक्स्ट, द सेटअप इज न्यू ना, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 52 क्रिएशन एंड यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट में से डिविडेंड आप नहीं दे सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल शेयर की फेस वैल्यू है 10, ठीक है, कंपनी आपसे 20 रुपए ऊपर से सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। प्रीमियम बढ़िया शेयर है यार, आगे जाके बढ़िया बनेगा, फेस वैल्यू 10 है लेकिन हम ऊपर से आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आता है सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 52 बताता है कि आप इस पैसे को कुछ ही जगह पर यूज कर सकते हो। ओके अब आप इस पैसे को डिविडेंड देने में तो यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिड्यूस बाय पेइंग द डिविडेंड। अब 5 यूजेस इसके अलाउड हैं। कौन कौन से यूजेस इसके अलाउड है एक बार देखते हैं। पहला, बोनस शेयर आपको देना है, दे सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देनी है, दे सकते हो। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? आज मुझे कोई कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है, मैंने स्टार्ट करी कंपनी फॉर्म करना, इनकॉर्पोरेशन 1 साल के बाद करवाया, 6 महीने के बाद, तो 1 साल 6 महीने तक जो मेरा एक्सपेंस लगा दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ओके अगर आप इशू कर रहे हो शेयर्स या डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे या उसके कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो। गाइस गिव मी 1 सेकेंड। एक्चुअली मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो हमारी PDF थी दैट इज रेडी और नॉट,
एक बार मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैंने वो आरटीपी की पीडीएफ जो बनाई है ना, दैट इज, आप ऐसा समझो इट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप उसको अगर आपने यूज कर लिया ना तो आपकी तो नैया पार हो जाएगी। आपको अलग से आरटीपी देखने की जरूरत नहीं है, सारे उसमें कीवर्ड्स हैं, सब है। ऑफिस से मुझे वो सेंड हो गई कि नहीं तो मैं आपको ना हाथों हाथ यहाँ पे बता दूंगी। ओके, एक बार अपन देखते हैं। मैंने मैसेज किया है मेरे ऑफिस में आर्टिकल को, मे बी शील सेंड सून। तब तक अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, बोनस शेयर, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई शेयर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे एक्सपेंस या फिर उसका है तो उसको आप यूज कर सकते हो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में यूज कर सकते हो, अपने शेयर्स को परचेज करने में यूज कर सकते हो, मतलब बायबैक। 5 यूज कौन से, बायबैक करो, बोनस शेयर दे दो, चलेगा। डिस्काउंट दिया है कहीं पे, वो भी चलेगा। अगर आपने रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर का तो चलेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए चलेगा। दिस इज द 5 यूजेस जो आप यूज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर नॉट विथ स्टैंडिंग इन वन अबाव 1 and 2, दैट इज यहाँ पर ऊपर 1 and 2 इसकी बात कर रहे हैं। क्लास ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करेगा, यहाँ पर जो इशू करेंगे क्या, बोनस शेयर, आप बोनस शेयर दे सकते हो। अब ये अपडेट आ गया, प्रिलिमिनरी को हटा दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हटा दिया। दिस इज द अमेंडमेंट, इसलिए बोल रही हूँ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद नोट, जो सिक्योरिटी ऑफ प्रीमियम अकाउंट होता है वो एक फ्री रिजर्व नहीं होता है, इट्स अ कैपिटल रिजर्व। मैम फ्री रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्या होता है? देखो, कैपिटल रिजर्व ना थोड़ा रिजिड होता है, उसको हम हर चीज में यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व मतलब ये तो है ही फ्री, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम शेयर अकाउंट है, प्रीमियम सिक्योरिटी अकाउंट है, वो कैपिटल रिजर्व होता है, रिजिड होता है, इसलिए तो उसके सिर्फ कुछ ही यूज है। 5 मैंने बताया जिसमें से 2 हट चुके हैं। ओके, ध्यान रखना। अब यहाँ पे प्रोहिबिशन है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सिर्फ रीड भी करोगे तो चलेगा। हम इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 54 जो बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर? स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना, खून पसीने की कमाई, तो इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। जो एम्प्लॉय, जो डायरेक्टर अपना पसीना बहा बहा के काम करेगा, मतलब बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। ओके, वो इक्विटी शेयर्स जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को मिलते हैं डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब बहुत अच्छा काम करो शेयर मिलेगा, ऐसा। फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, व्हाट इज नो हाउ? अगर किसी साइंटिस्ट ने, समझो सिप्ला कंपनी है, ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने कैंसर की 3rd स्टेज दवाई बना दी, तो अब उसने नो हाउ बता दिया कि जानो कैसे बनाई मैंने ये दवाई, उसके बदले में उसको शेयर दे दिए। आपने कोई आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दी है, कोई वैल्यू एडिशन करी आपके काम में। अब इसके प्रोविजन क्या बोलते हैं? प्रोविजन ये बोलते हैं कि वो शेयर्स जो आपने इशू किए हैं अपने डायरेक्टर्स को, कंपनीज को पसीना बहाने के चक्कर में, अगर ऑथोराइज, ये आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन से, और रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, कंसिडरेशन कोई लिया है तो कितना लिया है, और इशू किया है तो किसको इशू किया है। पहली चीज, मतलब 4 चीजें, कितने नंबर ऑफ शेयर, कितनी मार्केट वैल्यू है, कोई कंसिडरेशन लिया तो कितना लिया, और किसको इशू कर रहे हो ये बता दो, ठीक है। इक्विटी शेयर्स अगर लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल है। जो राइट्स, लिमिटेशंस, प्रोविजंस है वो एज इट इज दूसरे शेयर होल्डर्स के हिसाब से ही होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज वर्किंग विद जेप्टो, ठीक है, तो जब उसने जेप्टो ज्वाइन करा, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी कि 1 साल में उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, तो उससे कुछ भी नहीं लिया क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया इसलिए उसको दिए, तो दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। रूल 8 क्या बोलता है? अब यहाँ पे एम्प्लॉइज, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, क्या ही लिख दूं मैं इसके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला? एम्प्लॉइज को देंगे, एम्प्लॉइज डायरेक्टर। कौन से एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे वो देखो, परमानेंट एम्प्लॉइज को देंगे, भले वो इंडिया में वर्क करे, आउट ऑफ इंडिया। मेरी जो फ्रेंड है वो आउट ऑफ इंडिया में है जेप्टो की तरफ से, इसका मतलब ये थोड़ी उसको स्वेट इक्विटी नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, भले इंडिया में काम करे या आउट ऑफ इंडिया में काम करे। डायरेक्टर को मिलेगा जो होल टाइम है, एम्प्लॉय और डायरेक्टर सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों को ही मानेंगे, इंडिया आउटसाइड इंडिया। उसने वैल्यू एडिशन की हुई है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाए हों किसी एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनल से। मेरी जो फ्रेंड है शी सीए, ओके, तो उसने अपनी एक्सपर्टाइज यूज करके बेनिफिट पहुंचाया कंपनी को, इसलिए उसने वैल्यू एडिशन किया। ओके, सेकंड, नो हाउ, किसी साइंटिस्ट ने जो है नो हाउ दिया। देखो क्या होता है ना, अब ये नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझो, ठीक है, ये हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक अलग से पूरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम नो हाउ की बात करते हैं पेटेंट में। मैंने बोला सिप्ला के किसी साइंटिस्ट ने कैंसर की 3rd स्टेज की दवाई बना दी, ओके, बना दी, अब क्या? ओके,
दवाई बनाई, हाँ बनाई, उसके बाद उसने उस दवाई को यूज करने का राइट किसको दे दिया, कंपनी को। वो चाहता तो इसको अपने नाम पे पेटेंट रजिस्टर करवा सकता था आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, बट उसने ऐसा नहीं करा, उसने कंपनी को दे दिए वो राइट्स, और कंपनी ने उसके बदले अपने शेयर्स दे दिए, सिंपल। ओके, हो सकता है इसमें कंसिडरेशन हो या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया उसकी वैलिडिटी कौन सी है मैम, कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया था हमने, ये वाला स्पेशल रेजोल्यूशन, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, देखो, फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, जिस दिन पास किया वहां से 12 दिन तक की वैलिडिटी होगी। यहाँ पर अमेंडमेंट आ गया है, इसको मैं अलग से आपको बता दूंगी टेलीग्राम पे। फॉर स्टार्टअप अप टू 50%, अब यहाँ पे देखो आप कितना दे सकते हो, टोटल इशुएंस जो है आप कर सकते हो, शेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब अगर आपके पास 1,00,000 शेयर्स हैं, अगर अपने पास 1,00,000 शेयर हैं तो उसका 25% जो है, मतलब कि 25,000 जो है वो आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद स्टार्टअप कंपनी कितना कर सकती है, अप टू 50%, ज़ेप्टो इज अ स्टार्टअप इसलिए उसने 50% करके रखा है। कब तक, फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर लॉक इन होते हैं 3 साल के लिए, मतलब मेरी फ्रेंड को जो खून पसीने की कमाई के बदले जो शेयर मिले वो 3 साल तक उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर वैल्यू होंगे हमेशा फेयर प्राइस पे। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर को जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा बुक्स में, देखो, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है या सामने वाले ने मेरे लिए काम किया इसलिए उसको शेयर दिए हैं भाई ज़ेप्टो ने, इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। अगर डेप्रिसिएबल असेट है, मतलब समझो मेरी फ्रेंड ने ना अपनी प्रॉपर्टी दे दी कंपनी को, इट्स असेट, डेप्रिसिएबल असेट बिल्डिंग है, ओके, तो बैलेंस शीट में क्या लगेगा अपना, इसको बैलेंस शीट में अमोटाइजेबल करेंगे। अमोटाइज या डेप्रिसिएशन वन एंड द सेम थिंग अभी के लिए, सीए फाइनल में इसका डिफरेंस समझोगे आप। वेयर क्लॉज ए इज नॉट एप्लीकेबल, तो एक्सपेंसेस एज पर एएस, अगर कोई डेप्रिसिएबल असेट नहीं है, मैंने मेरी एक्सपर्टाइज का काम दिया है, मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे मिला, तो जो एक्सपेंस हुआ है उसको एज ए एक्सपेंस, हम स्वेट इक्विटी शेयर को एज एक्सपेंस बता देंगे। ओके, कंपनी डिस्क्लोज करेगी सारी डिटेल को बोर्ड रिपोर्ट में और मेंटेन करेगी रजिस्टर फॉर्म 3 में। ओके, समझ में आता है। सेक्शन 55 इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, कंपनी शेल नॉट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच आर इनरिडीमेबल, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी रिडीम ही नहीं होंगे, ऐसा कभी कोई प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इशू नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ रिडीमेबल शेयर ही इशू होंगे। मैक्सिमम पीरियड क्या होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर का, 20 साल होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो अब इसका मतलब समझो, देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल DHL, दिल्ली हाउसिंग लिमिटेड कंपनी, वो क्या कर रहा है ना, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, इस प्रोजेक्ट को बनने में 50 साल लगेंगे। अब क्या करेंगे, 20 साल के लिए हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, 20 साल के लिए तो हमको 50 साल के लिए पैसा चाहिए, तो बोल दिया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो 20 साल की जगह 30 साल की लिमिट दे दी। ओके, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट में प्रोपोर्शनल बेसिस पे 21वें साल से उनको रीपेमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। रिडम्पशन क्या होता है, अब रिडम्पशन की भी कुछ शर्तें होती हैं, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसकी शर्तें फिक्स टाइम में होगा, बोला 20 साल में होगा तो 20 साल में होगा, कंपनी के ऑप्शन पे होगा या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कंपनी की मीटिंग में कि हमारा पैसा वापस करो, देना पड़ेगा। कंपनी बोलती है कि यार इसका पैसा वापस करते हैं, तो दे दो। अगर फिक्स रेट है, आपने कोई टाइम बता दिया 20 साल में इसको रिडीम करेंगे, करना पड़ेगा। ओके, अब कहाँ कहाँ से प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स को अगर रिडीम करें तो कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा, प्रॉफिट से जाएगा। कोई फ्रेश इशू लेके आ जाओ, फॉर एग्जांपल मुझे पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करना है, तो मैंने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दूसरे नए इशू करे और वो इशू करके मैंने क्या करें, जो पैसा आया उनको यहाँ पे रिडीम कर दिया। अब ये नए वाले चलेंगे 20 साल तक। ओके, या फिर उसको हम रिडीमेबल नहीं मानेंगे जब तक वो फुल्ली पेड नहीं हो जाता। क्रिएशन ऑफ CRR, CRR क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन सच शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो क्या होता है, अगेन समझो मेरे पास प्रॉफिट रखा हुआ है, सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। प्रॉफिट रखा हुआ है मेरे पास 100 करोड़ का, मुझे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, क्या मैं प्रॉफिट से रिडीम कर सकती हूँ? यस, हमने यहाँ पे देखा हम इसको प्रॉफिट से रिडीम करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या करा,
प्रॉफिट में से 60 करोड़ निकाल के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कर दिया, बचे कितने 40 करोड़। क्या मेरे पास कुछ फ्री रिजर्व बचे होंगे? हाँ, फ्री रिजर्व समझो मेरे पास है, मेरे पास फ्री रिजर्व है 200 करोड़ के। अब मुझे एक CRR बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रॉफिट को यूज किया है। तो मैं क्या करूंगी, ये फ्री रिजर्व में से 60 करोड़ जो मैंने यूज किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, इसमें से क्या बना दूंगी, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। समझ आया गाइस? ओके, सिंपल है, यही यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्रिएशन करोगे CRR का। अब देखो यहाँ पर CRR में, CRR कहाँ पर अप्लाई हो सकता है? अब जो CRR में पैसा डाला उसको कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ? पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स फुल्ली, या फिर मैं उसको बोनस शेयर में भी यूज कर सकती हूँ कि बोनस शेयर में प्रीमियम भी यूज कर पा रही थी, प्रीमियम सिक्योरिटी। अगर मैंने प्रीमियम पे रिडीम करा है तो क्या होगा, उस प्रीमियम को भी मैं आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से यूज कर सकती हूँ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कंप्लाई नहीं किया है तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से यूज नहीं कर सकते। सिंपल है। दिस इज नाउ पॉइंट नंबर 4। अदर रिलेवेंट प्रोविजन क्या है? अगर आपको एक रजिस्ट्रार मेंटेन करना पड़ेगा, ओके, आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी सारे प्रेफरेंस शेयर की क्योंकि सेबी की रिक्वायरमेंट है, ओके। तीसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कंपनी को 20 साल में देखो रिडीम करना था लेकिन कंपनी की हालत नहीं है रिडम्पशन की, तो अब कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी की हालत नहीं है रिडीम करने की तो व्हाट कंपनी विल डू, यहाँ पर कंपनी कंसेंट लेगी 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, 3/4 से कंसेंट लो, बाद में दे दें क्या? हाँ, उसके बाद ट्रिब्यूनल से अप्रूव करवा देंगे, ओके। और अगर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब 3/4 ने कंसेंट दे दी, बाकी के नहीं मान रहे, तो उन बाकी को उनका पैसा चुका के खत्म कर दो, ओके। अब यहाँ पर इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। भाई इससे शेयर कैपिटल कंपनी की रिडक्शन नहीं होगी, याद रखना। 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, इसको रीड कर लोगे सिर्फ तो भी चलेगा, नो इश्यूज। देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो बाकी जो नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, इसको आपको सिर्फ रीड करना है। जैसे धोखा देने पर आपको क्या क्या पेनल्टी दी जाएंगी, जो सेक्शंस में आपको नहीं बता रही हूँ, दैट इज फॉर रीडेबल पर्पसेस, आप उसको रीड करोगे। टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमारी PDF शेयर्ड है, ओके। कुछ भी डाउट आता है यू कैन व्हाट्सएप मी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दूसरा सेक्शन है C, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी बोनस शेयर का इशू हमारे पास बाकी है। एंड सेक्शन 68 वापस से परचेज करने वाला ऑप्शन, सेकंड थर्ड हमको डिबेंचर को अच्छे से देखना है। एंड देन वी हैव सिंपल, बस इतना ही है, ओके। चल थोड़ा सा ना उल्टा उल्टा चल लें क्या, सीधा ही चलते हैं? नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिबेंचर क्या होता है? देखो डिबेंचर का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। मेरी कंपनी है, मेरे पास ना दो ऑप्शन है। देखो सिंपल, ये कंपनी है, हाँ है, कंपनी को पैसा चाहिए, ओके। तो क्या कंपनी को बाहर से लोन लेना पड़ेगा? हाँ भाई लेना पड़ेगा। बैंक से लोन लेगी तो बैंक 8% का ब्याज चार्ज कर रही है, ओके। सेम अगर डिबेंचर इशू कर दिया, डिबेंचर मतलब इसको आप बोल दो पब्लिक से लोन लेना। पब्लिक से लोन लेने को क्या बोलते हैं हम? डिबेंचर। और हम अभी पब्लिक से लोन लेंगे और उनको 5% जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। बताओ कंपनी को ज़्यादा फायदा कहाँ है? या तो आप बैंक से लेके 8% का ब्याज दो, या तो आप पब्लिक से पैसा उठाओ, उसको एक कागज़ दे दो, उस कागज़ का नाम है डिबेंचर, 5% पे ब्याज दो और 5 साल के बाद उसको रिडीम कर दो। दिस इज कॉल्ड डिबेंचर, ओके। अब यहाँ पर डिबेंचर कन्वर्टेबल होते हैं, हाँ। अगर कंपनी को लगता है डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। डिबेंचर में वोटिंग राइट मिलते हैं, नो। देखो आपने एक तरीके से उधार लिया है, अगर कंपनी बैंक से भी उधार लेती तो कंपनी को वोटिंग पावर थोड़ी आता है। क्या सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हैं? ये सिक्योर मतलब कंपनी अपनी कोई एसेट गिरवी रखती है। इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स, ये देखो आपको मैक्सिमम स्टैंडर्ड टेन्योर कितना है? 10 साल। 10 साल के लिए सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 30 ईयर्स। नाउ कंपनी इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा डेट, अगर अगेन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का पहले भी पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20 साल में रिडम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 साल। यहाँ पे भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कंपनी का तो आप 10 साल से ज़्यादा के लिए, और वो प्रोजेक्ट 10 साल से ज़्यादा के लिए चलेगा तो आपका अप्रूव हो सकता है और ज़्यादा टाइम,
उसके बाद सिक्योरिटी में चार्ज और मॉर्गेज भी हो सकता है कंपनी कोई मूवेबल एसेट को गिरवी रख दे या मूवेबल एसेट को। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है यहाँ पर, असेट वैल्यू जो है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए, मतलब 200 करोड़ कंपनी लोगों से पैसा उधार लिया है, तो आपकी असेट भी कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़ की, वही तो असेट गिरवी रखोगे, कम की थोड़ी रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एनबीएफसी सिर्फ मूवेबल असेट ही आप गिरवी रख सकते हो। अब ये मूवेबल एसेट क्या है, देखो एनबीएफसी का मतलब क्या होता है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। कोई एनबीएफसी है, इसने किसी को लोन दे के रखा है, लोन दे के रखा है समझो 100 करोड़ का। क्या इसने जो लोन दिया है, मैंने बोला लोन दे रखा है, तो ये मेरी क्या हो गई, असेट। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। क्या बाद में मुझे 100 करोड़ आएगा, आएगा, क्या इस पे ब्याज आएगा, आएगा। एनबीएफसी ने डिवेंचर्स इशू किए। अब एनबीएफसी अपनी इसको, ये तो इसके लिए असेट है ना, इसको क्या रख सकती है, मॉर्गेज रख सकती है। तो ये मेरी क्या हो गई, मूवेबल असेट, दिस इज कॉल्ड मूवेबल असेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी भी दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी में मोदी जी नहीं बोल दिया पैसा नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा जो ये देखेगा कि भाई सारा प्रोटेक्ट हो रहा है इंटरेस्ट किसका, डिवेंचर होल्डर का, और 60 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो गया डिवेंचर का। डिवेंचर ट्रस्टी डीड बनाएगा जिसमें फॉर्म SS-12 फाइल करेगा, जिसमें विद इन 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू सारी डिटेल्स फिल करेगा। क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR बनाएंगे। आप प्रॉफिट में से अगर कुछ भी पे करते हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कोई भी डिवेंचर्स को रिडीम करते हो, तो उसके लिए अगेन जैसे हमने CRR बनाया था, रिमेंबर ऊपर हमने क्या बोला था, प्रॉफिट में से अगर आपने 60 करोड़ निकाल दिए समझो डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, तो बाकी रिजर्व में से 60 करोड़ निकाल के आप इसका क्या बना दोगे, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल 18 क्रिएशन ऑफ DRR एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सम्स फॉर रिडम्पशन। क्रिएशन ऑफ DRR, आपको DRR कितना बनाना है, एडिक्वेट बनाना है, एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। 100 करोड़ के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, लोगों से पैसा ले रखा है, इसका 10% तुमको DRR बनाना पड़ेगा, मतलब 10 करोड़ एटलीस्ट, इतना एडिक्वेट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट फॉर डिवेंचर मेच्योरिटी। अब इसका क्या होता है, देखो कंपनी ने रेज करा डिवेंचर, अगर 30th अप्रैल, बाय 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर इन्वेस्ट और डिपॉजिट अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ डिवेंचर मेच्योरिंग, और 31st की नेक्स्ट ईयर पे हम क्या कर देंगे, देखो आपको क्या करना है, आपने जो डिवेंचर लिया है हर साल की 30 तारीख को आपको 15% की इक्वल अमाउंट को क्या करना पड़ेगा अगर आप मेच्योर कर रहे हो, समझो मैंने क्या किया, क्या ना एग्जाम्पल से चीज समझो अच्छे से आ जाती है। 10 करोड़ के डिवेंचर्स हैं, तो इसका मैं क्या करूंगी 15% अगर मेच्योर होने वाला है, 10 का ये जो है मेरा रिडीमेबल है, मेच्योर होना है, तो 15% को मैं क्या कर दूंगी, इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगी। ओके, अगर वो नेक्स्ट ईयर 31st को रिडीम होने वाला है तो। अब यहाँ पर कौन कौन सी मेथड है, आप डिपॉजिट बना लो, किसमें, शेड्यूल बैंक में आप डिपॉजिट कर लो, 15% अमाउंट डिपॉजिट कर लो, ब्याज आता जाएगा, पैसा बढ़ेगा, तो आप डिवेंचर्स को रिडीम करने में अगले साल 31 को दिक्कत नहीं आएगी। आप अनइनकम्पर्ड सिक्योरिटीज ले लो गवर्नमेंट की, आप अनइनकम्पर्ड सिक्योरिटीज ले लो इंडियन ट्रस्ट की, आप ऐसा समझ लो दीज आर द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो आपको, आप या तो बॉन्ड्स ले लो, इसमें आपको क्या मिलता है ना, कोई नुकसान नहीं होता, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करते हो, इंटरेस्ट मिलता है। ओके, आपको इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना है, 15% की वैल्यू से इन्वेस्टमेंट कम नहीं होना चाहिए, आपको इसको मेंटेन करना है जब तक आप सारे डिवेंचर्स को मैच्योर ना कर लो। ओके, अगर आपने 500 से ज़्यादा डिवेंचर्स को ऑफर दिया है तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ट्रस्टी का रूल 18 है विच यू कैन रीड आसानी से, यस जो इम्पोर्टेंट था अपन ने दे दिए, देख लिया, आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिवेंचर्स, कंप्लीट हो गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अपन ने इसमें देख ली। अब नेक्स्ट वी हैव परचेज ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन पावर, मतलब कि बायबैक। मुकेश अंबानी ने अपने शेयर्स को इशू किया और लोगों से पैसा लिया। ओके, बाद में मुकेश अंबानी ने क्या करा, इसी पैसे को मतलब अभी इशू करा और बाद में पैसा ले लिया। बाद में मुकेश अंबानी को ये ओनरशिप वापस लेनी है, मुकेश अंबानी लोगों को पैसा देगा और अपनी सिक्योरिटीज मार्केट से खरीद लेगा। ओके,
कहाँ से खरीद सकते हैं? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स, कोई नए शेयर इशू करके वहां से जो पैसा है वहां से खरीद लो। ओके। अब provided that no buyback of any kind of share or specified securities shall be made out of the proceeds of earlier issue. Okay, मैंने क्या किया, बोनस इशू को नहीं, समझो मैंने प्रेफरेंशियल इशू करके प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, और प्रेफरेंस शेयर नहीं, लिख के बता देती हूँ मैं आपको, मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी। समझो इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो मैंने क्या किया था ना, यहाँ पर इनको इशू किया था 50 करोड़ में। आज मुझे दोबारा से 50 करोड़ इनको वापस करके इस शेयर को वापस अपने पास खरीदना है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, आप प्रोसीड यूज कर सकते हो, आप प्रोसीड्स यूज कर सकते हो। तो भाई आप सेम इशू नहीं कर सकते, आप सेम ये जो शेयर है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको इशू करके जो प्रोसीड आए उससे इसको बायबैक नहीं कर सकते। मतलब सेम शेयर जिसको आप बायबैक कर रहे हो उसी को इशू करके आप उन पैसों से बायबैक नहीं कर सकते। सिंपल इंग्लिश दिया हुआ है, यू कैन रीड इट डाउन। अब कुछ कंडीशन है, ऑथोराइज होना चाहिए एओए में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, बोर्ड में 10% तक के लिए आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया हो, मैक्सिमम आप पेड अप शेयर कैपिटल का कितना इशू कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो 25%, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आपका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो, आपका डेट इक्विटी रेशियो आपका लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है ऑल द शेयर और अदर सिक्योरिटीज बायबैक करोगे वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तुमने सामने वाले से पूरा पैसा ले लिया है, अब उसको बायबैक करो फुल्ली पेड अप, पार्शली पेड अप का बायबैक कभी भी नहीं होता है। देन वी हैव सेबी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक किया तो 1 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद आप दूसरा बायबैक कर सकते हो। ओके, उसके बाद शेयर होल्डर्स को आपको सब बताना पड़ेगा कि क्या मटेरियल फैक्ट्स थे, क्या बोर्ड बायबैक की क्या क्या क्यों नेसेसिटी, क्यों ज़रूरत पड़ गई बायबैक करने की, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ को आपने बायबैक किया है, क्या अमाउंट दिया और टाइम लिमिट कितना था। ठीक है, आपको 1 साल के अंदर अंदर में बायबैक की प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। बायबैक आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर सकते हो। आप यहाँ तो आपको पता है शेयर होल्डर कौन से, उनसे खरीद लो, या फिर ओपन मार्केट मतलब जीरो था एंजल वन, यहाँ से मुकेश अंबानी खुद ही अपने शेयर्स को खरीद सकता है। ठीक है, वहाँ पे आप ईसोप इशू करके भी बायबैक कर सकते हो एटलीस्ट। अब यहाँ पे जब भी आप बायबैक करोगे तो आपको सबसे पहले 2 डायरेक्टर्स को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है, इसीलिए अपने शेयर्स वापस खरीद ले रही है। ठीक है, और कसम खाना पड़ेगा कि आप 1 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं होगे। अब पोस्ट बायबैक की कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जैसे ही आपने बायबैक कर लिया, वो जो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आपने वापस से दोबारा अपनी कंपनी के खरीद लिए, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। और सॉरी हालत खराब है। ओके, आप दोबारा से जिन सिक्योरिटीज को आपने बायबैक किया है वैसी सिक्योरिटीज को आप 6 महीने तक दोबारा से इशू नहीं कर सकते हो। ओके, अब नाउ वी हैव 6 महीने तक सेम सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते हैं। एक रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें कितना पैसा दिया, डेट ऑफ कैंसिलेशन, कब हमने डिस्ट्रॉय करे उन सर्टिफिकेट्स को, और बाकी सारे पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ेंगे। देखो, कभी भी आपको कंपनी के क्वेश्चन में, लॉ में कभी भी रजिस्टर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको बहुत सिंपल एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप उसमें सिंपल सी चीज़ को आप लिख सकते हो कि आप सारे पर्टिकुलर्स कौन कौन से, कि क्या कंसिडरेशन था, कितने शेयर्स थे, शेयर होल्डर कितने थे, वो नॉर्मल एक गोल्डन लाइन है जो आप लिख सकते हो हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे आरओसी कौन, गर्लफ्रेंड है आपकी, इसलिए आपको इसको लेटर देके बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किया है। आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। फॉर्म 11 में आपको फॉर्म 15 फिल करना पड़ेगा, जिसमें 2 मैनेजरियल डायरेक्टर्स जो है ये लिखेंगे कि आपने कंप्लायंस किया है बायबैक के प्रोविजन का, कुछ भी डिफॉल्ट करा तो 1 से 3 लाख की पेनल्टी। ओके, बायबैक सिंपल। अब बायबैक में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी चीजें थी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे इसमें हम बोनस का। बायबैक मतलब मैं कंपनी हूँ, मैंने अपने शेयर इशू करे और लोगों से पैसे लिए, अब मैं मेरे शेयर्स को वापस उनसे खरीदना चाहती हूँ। ओपन मार्केट से खरीद सकती हूँ। ओके, मैंने इनको पैसा दिया, अपने शेयर्स को वापस खरीदा। आरओसी को बताओ, सेबी की रिक्वायरमेंट पूरी करो, रजिस्टर मेंटेन करो। आप जो ये बायबैक कर रहे हो प्रॉफिट से कर सकते हो, रिजर्व से कर सकते हो, और आप कोई शेयर इशू कर से वहां से जो पैसा आया इन शेयर्स को उन पैसों से दोबारा खरीद सकते हो। ओके,
अब ये शेयर वही इशू वाले नहीं होने चाहिए जो आप ऑलरेडी बायबैक कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आप बायबैक कर रहे हो इसमें 1 साल में प्रोसेस खत्म होना चाहिए, 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, सिंपल, 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप। ओके, ये कुछ चीजें जो ध्यान रखना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, बोर्ड मीटिंग को मेंटेन करना है, रजिस्टर को मेंटेन करना है, कंसिडरेशन कितना क्या सब बताना है, 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करना है आपको आपकी सर्टिफिकेट्स को। देन वी हैव बोनस शेयर्स। बायबैक में उतना ही याद रखने की चीज है, बोनस शेयर। बोनस शेयर कहाँ से दे सकते हैं? बोनस शेयर दे सकते हो आप फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, या फिर CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो हमने बनाया था जब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो तो जितना प्रॉफिट में से पैसा निकाला उतना रिजर्व में से निकाल के CRR बनाते हैं, उस CRR में से आप बोनस शेयर दे सकते हो। ओके provided that no issue of bonus share shall be made by capitalizing reserves created by revaluation of asset। अब इसका मतलब समझो, मैंने आपको क्या बोला, फ्री रिजर्व में से बोनस शेयर दे सकते हैं। अब एक होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है मैडम? देखिए साहब, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या, अगर 10 करोड़ की, समझो एक कंपनी ने लैंड खरीदी, क्या इसकी वैल्यू 10 साल के बाद भी 10 करोड़ रहेगी? क्या नहीं, समझो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 25 करोड़, डबल से भी ज्यादा। बताओ कितने से हमारी वैल्यू बढ़ गई है? 15 करोड़। इस 15 करोड़ को मैं डालती हूँ रिवैल्यूएशन रिजर्व में। मैंने जब मेरी असेट को रीवैल्यू किया कुछ सालों के बाद, तो जो वैल्यू बढ़ी उसको कहाँ डाल दिया? रिवैल्यूएशन रिजर्व। हालांकि मैंने ये लैंड अभी भी सेल नहीं किया है। एक बात बताओ, क्या ये जो 15 लाख है, क्या ये मेरे पास सच में आए हैं? क्या नहीं, फिक्टिशियस अमाउंट है। मैंने सिर्फ बताया है कि देखो मेरा लैंड जो 10 करोड़ का था ना वो 25 करोड़ का हो गया है। जैसे आप लोग समझो, आप लोगों ने जो घर खरीदा होगा, आपके पेरेंट्स ने घर खरीदा 50 लाख का, आज उस घर की कीमत है 2 करोड़ रुपए, तो वो मार्केट में ऐसा बोलेंगे कि हमारे घर की कीमत 2 करोड़ है, बोल रहे हैं ना, लेकिन सही में 2 करोड़ हाथ में थोड़ी है, वो तो तब आएंगे जब उसको बेच देंगे। ठीक है, तो इसी का रीजन है यहाँ पर बोला कि भाई आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से, क्योंकि वो असलियत में पैसा है ही नहीं हाथ में। ओके, अब कुछ बातें जो है आपको माननी पड़ेगी। अगेन बहुत कॉमन पॉइंट है, चैप्टर 4 में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, जो आप बार बार लिख सकते हो। फिर से बोल रही हूँ, एओए ने ऑथराइज करा, जनरल मीटिंग में बोर्ड ने ऑथराइज करा। किसी में भी आपका डेट सिक्योरिटी, मतलब अगर आपने कोई डेट सिक्योरिटी लिया, मतलब डिबेंचर्स लिए या फिर आपने बॉन्ड इशू करे, उसमें आपको इंटरेस्ट देना था, उसके इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट को रिपेमेंट करने में आपको कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए अलॉटमेंट के लिए, आपने सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है, आप डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बात याद रखने की, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? हम बोनस में ऐसे फ्री में शेयर बांट रहे हैं। ठीक है, ओके, मैंने आपको बोला कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉइज के ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, मैंने किसी से उधार लेकर रखा है 10 करोड़, ठीक है, और मैं किसी और को फ्री में पैसा बांट रही हूँ, फ्री में शेयर बांट रही हूँ, तो सामने वाला बोलेगा जो मुझसे उधार लिया है वो तो तुम वापस कर नहीं रही और दूसरों को फ्री में बांट रही हो। इसीलिए बोला भाई जिनसे उधार ले रखा है पहले उनको उधार दो, उसमें डिफॉल्ट मत करो, तभी आप फ्री में बोनस शेयर बांट सकते हो। तो दैट वाज आर बोनस शेयर्स। तो ये था हमारा चैप्टर 4। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में, आई थिंक 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे, हुआ तो मैं आज ही उसको टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ, उसके लिए एक वीडियो भी मैं बना दूंगी। ओके, तो एक बार अपन उसको देख लेंगे या फिर मैं लिंक दे दूंगी वेयर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द यूट्यूब। ओके, तो आज ही उसकी लिस्ट दे दूंगी। चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड। जो बाकी सारे सेक्शन है उसको आप सिर्फ रीड भी करोगे, काम चल जाएगा। अभी के पर्पस के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमने उसको पूरा कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में गाइस। ऐसे ही बनते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे।